हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं और ये Q&A वीडियो 8वां है। इससे पहले मैंने 7 Q&A वीडियो अपलोड किए हैं और आप लोगों के सवाल जो हैं वो रिपीटेड हैं, इस वजह से मैंने इसमें सिलेक्टेड सवालों को ही लिया है। और जो भी बाकी जो रिपीटेड सवाल है या तो मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया है या फिर आप उसे प्रीवियस Q&A वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, Q&A वीडियो प्लेलिस्ट ही मैंने अलग से बना दी है, तो आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पीएचडी रिलेटेड या फेलोशिप से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट है उसे मैंने उसमें कवर किया है। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चन जो मैंने ऑप्ट किया है इस वीडियो के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो ये कि इग्नू पीएचडी के लिए जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है वो इंटरव्यू लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, स्कोर कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। तो पहले तो ये चीज़ है कि अभी इग्नू में 25 को कॉन्वोकेशन है, जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मार्च फर्स्ट वीक तक आप लोग ज़रूर वेट कीजिए। मे बी स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा या फिर आपका इंटरव्यू लिस्ट वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो 55% से अबव जिनका भी है या 50% है शायद, प्रोस्पेक्टस आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है अपडेटेड प्रोस्पेक्टस में कुछ और मेंशन हो। तो 50% से जिनका अबव स्कोर जिन्होंने किया है वो इसके लिए वेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक मार्च के मे बी रिज़ल्ट या लिस्ट या स्कोर कार्ड अनाउंस कर दिया जाए और वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग तब तक वेट कीजिए और ये कॉन्वोकेशन जैसे ही समाप्त होता है वो चीज़ें फिर आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो होपफुली अप्रैल एंड तक ये चीज़ें हो जाएं, यानी इंटरव्यू का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों के सेशन भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे जून जुलाई के टाइम। ठीक है, तो आज जो सवाल हैं वो ये कि फेलोशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा सवाल है और पीएचडी के ड्यूरेशन को लेकर कुछ सवाल है, कुछ सवाल पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर है। एक सवाल एक लर्नर ने पूछा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइंग है, उनके लिए अगर पीएचडी करना चाहे तो वो किस तरीके से पीएचडी कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है और उसके जो वीडियो का जो थंबनेल है वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप लोगों के सवालों को लेती हूँ और साथ साथ आंसर भी करती जाती हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल है, पीएचडी में एज लिमिट मैटर करते हैं या नहीं। तो एज लिमिट नहीं है इसमें। हाँ, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए हो सकता है, लेकिन पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल है, पीएचडी 6 मंथ का होता है या 3 साल का है या 5 साल का है, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। तो पीएचडी जो कोर्स है वो 3 साल का ही है मिनिमम, उसे आप एक्सीड कर सकते हैं 5 साल तक अगर आप फेलोशिप होल्डर हैं तो। अदरवाइज़ आप 3 साल में पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल मिनिमम है, 3 साल से पहले आप पीएचडी सबमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थीसिस आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड नहीं होती 3 साल से पहले। ठीक है, तो 3 साल के बाद ही ये काम होगा। एक सवाल है, जेआरएफ कब से क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर एडमिशन हो गया है। तो उससे रिलेटेड 3-4 सवाल हैं जो मैं कवर कर लेती हूँ। एक सवाल जो है वो जेआरएफ एडमिशन के कितने दिन से है, और एक सवाल ये था कि अगर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, एडमिशन हो चुका है और क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही तो भी हम फेलोशिप क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो एडमिशन में जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तभी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तभी आप करेंगे, लेकिन फिर भी एक जो उसमें चीज़ें हैं नीडेड, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो, जैसे आपका आईडी कार्ड है, ये सब अगर आपको इशू हो जाता है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही है। अगर आपको उससे रिलेटेड जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है अगर आपको मिल चुके हैं जो जेआरएफ क्लेम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है पहले एडमिशन के बाद, मतलब एग्जैक्टली क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अगर प्रोवाइड कर देती है तो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल है, ये सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है, फेलोशिप जो डिले हो रही थी बीच में तो उसकी वजह से कि अगर हम फाइनेंशियली डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपनी फैमिली पे और इंडिपेंडेंट होकर अगर हम फेलोशिप के बेसिस पे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो खर्च किस हिसाब से मैनेज होगा, क्योंकि अगर फेलोशिप रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी फ़िलहाल तो फेलोशिप रेगुलर हो रही है। इससे पहले जो फेलोशिप डिले हो रही थी उसमें का रीज़न सिर्फ यही था कि जो फेलोशिप है वो HRA अमाउंट आप लोगों को पता है इंक्रीज़ हुआ, फिर आपका फेलोशिप इंक्रीज़ हुआ, तो 2 अलग अलग अमाउंट इंक्रीज़ होने की वजह से उसका एरियर आना, तो उसमें बहुत सारा पेपर वर्क हुआ था, तो इस वजह से भी हो सकता है फेलोशिप डिले हो रही थी। तो अभी फ़िलहाल ये रेगुलर है, तो मुझे नहीं लगता इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी। और आप जब इस फील्ड में इस तरीके से आते हैं कि आपको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं लेना है या फिर कोई भी हेल्प नहीं लेनी है, तो आपको उस हिसाब से अपनी फेलोशिप को मैनेज करना होगा। ठीक है,
तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई समस्या आएगी अगर आपका एक्सपेंडिचर वैसा नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक सवाल था। एक सवाल है फेलोशिप को लेकर। तो फेलोशिप जैसे 2 साल आप लोगों को जेआरएफ मिलता है और बाकी के 3 साल जो है आपको एसआरएफ मिलते हैं। तो एक लर्नर का सवाल था कि अगर हम 3 साल के अंदर ही अपनी पीएचडी सबमिट करते हैं, मतलब 3 साल कंप्लीट होने के बाद हम अपनी फेलोशिप थीसिस सबमिट कर दें, तो हम बाकी के 2 साल का फेलोशिप ले सकते हैं या नहीं। तो जैसे ही आप पीएचडी की थीसिस सबमिट कर देते हैं, आपकी फेलोशिप उसी दिन से बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे 3 साल में कंप्लीट करके अपनी फेलोशिप बंद करा के आगे के लिए फ्यूचर देखना चाहते हैं, मतलब आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल तक अपनी फेलोशिप कंप्लीट लेना चाहते हैं तो आप 5 साल तक वेट कीजिए थीसिस सबमिट करने का, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपनी थीसिस या फेलोशिप को, या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ एपीआई के 30 पॉइंट लगते हैं, तो जब भी आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो पीएचडी का 30 पॉइंट कहीं ना कहीं लैग करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट चाहते हैं वो जल्दी थीसिस सबमिट कर दें, लेकिन फेलोशिप छूटने का भी एक वो होता है मोह, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो फेलोशिप नहीं क्लेम कर सकते हैं थीसिस सबमिशन के बाद, ठीक है। तो ये एक सवाल था। एक सवाल फेलोशिप की सेविंग को लेकर है। तो सेविंग अच्छी खासी हो जाती है, वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से और किस चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से वो चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। एक सवाल है फेलोशिप जो है हम स्टूडेंट खुद कर सकते हैं क्लेम या फिर यूनिवर्सिटी करती है। तो मैंने अब तक जितने भी केसेस देखे हैं उसमें यूनिवर्सिटी ही इस चीज़ को आगे करती है फॉरवर्ड। तो आप लोग अपनी साइड से कुछ भी ऐसा ना कीजिए, क्योंकि बाद में कुछ अगर ऐसा हो कि अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें या कुछ भी ऐसा हो तो बाद में फिर आपकी वो फॉल्ट मानी जाएगी। तो इसलिए अपनी साइड से कुछ भी ऐसा ना करें जब तक यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट नहीं करती या कुछ भी पोर्टल पे एक्ट करने के लिए, तब तक आप अपनी साइड से कुछ भी ना करें, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रोसीडिंग होती है, क्लेम जो भी आप जेआरएफ के लिए करते हैं वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का आईडी होना ज़रूरी है आप जिसमें एनरोल हो रहे हैं। सवाल है कि अगर पीएचडी की सीट के हिसाब से, क्योंकि बच्चे अगर कैटेगरी में भी हैं तब भी आप सीट के हिसाब से अपने आप को जनरल में कंसीडर करके उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको उस टाइम कोटा इसलिए नहीं चाहिए होता है क्योंकि आप पीएचडी की सीट को देख रहे होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है अपने रिजर्वेशन कोटे में, तो इस वजह से आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं, उसी में कम्पीट करना चाहते हैं। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमने जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया जस्ट बिकॉज की सीट उसमें ज़्यादा थी, और अगर पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो जेआरएफ बाद में अपनी कैटेगरी से क्लेम कर सकते हैं या नहीं, ये एक डाउट था। तो क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलोशिप के टाइम जब आप क्लेम करते हैं आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि जिससे आपने वो जो अवार्ड लेटर है वो क्वालिफाई किया है जिस कैटेगरी से, बस उसका आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। अदरवाइज़ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने किस कैटेगरी से एडमिशन लिया है, ठीक है। एक सवाल है कि अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी हम पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम पीएचडी सिर्फ और सिर्फ जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल नहीं होइए, क्योंकि बाद में जब आप फेलोशिप क्लेम करना चाहेंगे तो फिर वहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि पार्ट टाइम वालों के लिए कोई भी फेलोशिप अलाउड नहीं करती है यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पीएचडी वालों को फेलोशिप नहीं मिलती, ठीक है। तो आप फुल टाइम पीएचडी में ही इनरोल होइए, दोनों बराबर ही हैं। बाकी इसमें सिर्फ 6 मंथ का आपको लीव लेना होता है अपनी अथॉरिटी से, जॉब अथॉरिटी से, बाकी सेम है, ठीक है। तो पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम में एनरोल होंगे जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल है कि अगर कोर्स वर्क 6 मंथ का है तो हम सिर्फ कोर्स वर्क के टाइम तक ही दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद फिर हम या कहीं भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोर्स वर्क तक ही आप उस यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाएंगे और बाकी आप अपने घर से पीएचडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक मिथ लेके चल रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। आपके सुपरवाइज़र के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर सुपरवाइज़र लिबरल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी सुपरवाइज़र इतना लिबरल होगा कि आपको घर बैठे पीएचडी करवाएगा।
तो पीएचडी के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा, अपने सुपरवाइज़र से मिलना होगा और कोर्स वर्क के बाद भी ये रेगुलर चलता रहता है, तो सिर्फ कोर्स वर्क तक ये लिमिटेड नहीं है। सवाल है ग्रेजुएशन में ऑनर्स होना ज़रूरी है या नहीं, तो नहीं है बिल्कुल भी। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, उसी से आपका नेट होना चाहिए और उसी फील्ड में आप फिर पीएचडी में एनरोल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप पीएचडी का क्राइटेरिया देखते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए तो वैसा ही रूल है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में ऑनर्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं, बस इतना ही काफ़ी है। एक सवाल है हॉस्टल वाले बच्चों के लिए कि अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनको जेआरएफ कितना मिलता है, किस तरीके से होता है ये सब कुछ। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हॉस्टल में रह रहे हैं, इग्नू में खैर हॉस्टल नहीं है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ जैसे DU JNU के हैं, तो उनका हॉस्टल जो रेंट है, मतलब जो कमरा है उनको अलाउट किया जाता है हॉस्टल वालों की तरफ से, और जो एचआरए अमाउंट मिलता है तो एचआरए अमाउंट पूरी तरीके से डिडक्ट हो जाता है उस कमरे के लिए। उनका मेस चार्ज और हॉस्टल चार्ज जो दोनों है वो एचआरए अमाउंट में ही इंक्लूड हो जाता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैसी है ये भी डिपेंड करता है। किसी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की फ़ी बहुत कम है, जैसे जेएनयू में बहुत कम है और इग्नू में ज़्यादा है। तो इस तरीके से है। खैर इग्नू में हॉस्टल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि मेस के लिए आपको अलग से देना होता है, ठीक है। तो एचआरए अमाउंट 9,000 के लगभग है, तो दिल्ली का, ठीक है। तो आप किस एरिया में वो ले रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। और हॉस्टल चार्जेस कहीं कहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, वो आपका एचआरए अमाउंट में ही डिडक्ट हो जाता है और कहीं कहीं मेस के लिए अलग से लिया जाता है, ठीक है। तो किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल प्लस मेस एक साथ हो जाता है और वो एचआरए अमाउंट उनका यूनिवर्सिटी डिडक्ट कर लेती है। किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का जो चार्ज है वो तो एचआरए से डिडक्ट होता ही है, साथ में आपको मेस के लिए अलग से देना होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, इससे बेहतर है स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बाहर कमरा लेके पीजी में या फिर फ्लैट लेकर उस तरीके से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं कि वो रूम शेयर करके बाहर ही रूम ले लेते हैं ताकि वो 3-4 हज़ार में उनका कमरा हो जाए और बाकी ये 5-6 हज़ार में उनका खाने का खर्च हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को ऑप्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि आप वो चीज़ क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। पीएचडी एडमिशन के बाद जेआरएफ फेलोशिप क्लेम करने तक क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है उसको लेकर एक सवाल था। तो जैसे ही आपका पीएचडी एडमिशन हो जाएगा, आपका ऑफर लेटर आपको आपके होम टाउन या फिर होम एड्रेस पर मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो उसे यूनिवर्सिटी से भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप आसपास ही रहते हैं तो। उसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्म करना होता है, एक लेटर देना होता है सिंपली, ठीक है। आपको अगर ऑफर लेटर घर पे मिल चुका है तो उसके बाद आपको क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक और सवाल यहीं पे इंक्लूड करती हूँ मैं, इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे पीपीटी बनानी है या प्रपोजल कैसे बनाना है, तो वो सारे डिटेल्स आप लोगों को इंटरव्यू के एक वीक पहले बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लानी है। और मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ मेंशन हो आप उसे ज़रूर लेकर आइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट का जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंट आउट का जो एरिया है वो नीचे है और जो एकेडमिक ब्लॉक है वो ऊपर की साइड है, वहाँ प्रिंट आउट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो इस वजह से चीज़ें इंक्लूड आप अपने साथ रखेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी एडमिशन के बाद, तो जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलता है आप उस ऑफर लेटर की फ़ोटोकॉपी प्लस उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ये सब कुछ जो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया है, एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा उससे रिलेटेड और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जो चीज़ें डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी उसे आप यूनिवर्सिटी में क्लेम कर सकते हैं जेआरएफ फेलोशिप के लिए, ठीक है। क्लासेस जिस हिसाब से बताए जाएंगे कि इस दिन क्लासेस स्टार्ट होंगे या इस मंथ से क्लासेस स्टार्ट होंगे उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों की आरपीई की क्लास अलग से लगेगी। तो ये क्लासेस चलती रहेंगी, साथ साथ आपका जो प्रोसीजर है जेआरएफ क्लेम करने का वो भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स वर्क पहले कंप्लीट होगा तब आप फेलोशिप क्लेम करेंगे, कोर्स वर्क के स्टार्ट होने के 1 वीक बाद ही आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। एक और रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लेटेस्ट वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए क्योंकि मेरे लिए वो आसान हो जाता है आंसर करना, ठीक है।